बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन और साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के रूह रवां जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, 2 दिन 2 अदालतें और दो लोगों को सज़ाएं। यानी कल हमने देखा कि साइफ़र केस में शाह महमूद कुरैशी और जो PTI के बानी चेयरमैन हैं उनको 10-10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। तो आज तोशा खाना केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई और इसके अलावा उनको 10 साल के लिए किसी भी ओहदे के लिए नाअहल कर दिया गया और साथ साथ उन पर जुर्माना भी आयद किया गया है, जो कि तकरीबन 78 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनता है। हम ये कह सकते हैं कि शायद सज़ाओं का सीज़न है और ये सीज़न पहली दफ़ा नहीं आया, ये 2018 में भी आया था और उस वक्त भी हमने देखा था कि जी इंतखाबात से चंद दिन पहले जो अहम शख्सियात थीं उनको सज़ाएँ सुना दी गई थीं, जैसे कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहिबा, कैप्टन सफदर और हनीफ अब्बासी साहब। ये वो लोग थे कि जो कि बराह रास्त हम ये कह सकते हैं कि इन सज़ाओं की वजह से निशाना बने थे और इनको नुकसान पहुँचा था। और इस दफ़ा जो है सूरत हाल ये है कि एहतसाब अदालत के जो जज हैं मोहम्मद बशीर साहब, उनके हिस्से में एक रिकॉर्ड आ गया है कि उन्होंने 2018 में उस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म यानी कि हम ये कह सकते हैं साबिक़ थे नवाज़ शरीफ साहब, उनको सज़ा सुनाई थी और आज उन्होंने एक और वज़ीर-ए-आज़म को सज़ा सुना दी है। तो जिन्होंने उन्हें एक्सटेंशन दी जज बशीर ने, उन्हीं को टेंशन दी, ये जो है वो हम कह सकते हैं। बहरहाल शामी साहब, आज ये 2 दिन के अंदर 2 अदालतों से यक न शुद्ध दो शुद्ध। तो जो जज है जी, जो उसको एक्सटेंशन दे जी, उसको उसे टेंशन नहीं देनी चाहिए। तो जज तो फिर जज है, फैसला करे। दरिया को अपनी मौत की तुग़यानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दरमियान रहे। तो जो ये जस्टिस ये नहीं जज बशीर साहब जो मोहम्मद बशीर साहब, ये भी अगर अपनी खुदनविश्त लिखें या इनकी कुछ सवाने हयात लिखें तो बड़ी मज़े मज़े की बातें जो है मंजर आम पे आएंगी। क्या उनका एक तवील कैरियर है 2012 से लेके और से एहतसाब की अदालतें, उनमें उनका किस तरह परचम लहराता रहा और किस किस से वो निपटे और किस किस के खिलाफ फैसले दिए। ये जो सियासतदान होते हैं, जो अवामी रहनुमा होते हैं, उनके खिलाफ फैसला करना वो भी आसान नहीं होता, मुश्किल काम। ये बड़ा मुश्किल काम है और बड़ा दिल कड़ा करना पड़ता है। और जज है ना, उसको ज़रा बड़ा यानी आप कोई क्या कहना चाहिए, फौलादी कुछ तक खाना पड़ता है। अच्छा, तो बहरहाल अब इमरान खान साहब नाअहल तो पहले ही थे, जेल में भी थे। तोशा खाना केस जो है उसमें वो नाअहल हो चुके थे। बिल्कुल। फिर लाहौर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका केस भेज दिया था फौजदारी, इलेक्शन कमीशन ने पहले नाअहल किया जी, पहले उसने नाअहल किया और फिर वो फौजदारी अदालत में भेज दिया कि आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप भी करें। तो फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई, उन्होंने भी उसे ख़त्म नहीं किया। जी हाँ। तो मुकदमा चला, तो नाअहली तो उनकी पहले हो चुकी थी। अब उनको सज़ा सुना दी गई 14 साल कैद बामुशक्कत। क्या मौलाना हजरत मोहानी जो है ना, उनका शेर है मशक़त सुखन जारी और चक्की की मुशक्क़त भी। एक तरफा तबीयत एक तरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। तो बामुशक्कत कैद होती थी अंग्रेज़ के दौर में, तो बाज़ औक़ात तो बड़ी मुशक्क़त उठानी पड़ती थी और बाज़ औक़ात फिर ये होता था कि चलिए मुशक्क़त ऐसी है कि आप 2 कैदियों बढ़ा दें, जो काम आपको आता है वो जो आता है, या थोड़ा सा वो जो कपास जो है उसका धागा बना दें, बढ़ाई का काम, कोई बढ़ाई का काम कर लें, बढ़ाई का काम कर दें। खान साहब को क्या मतलब उनसे क्या मुशक्कत कराई जा सकती है? अब उनको मुशक्कत जो है कुछ भी कह सकते हैं, उनको यानी पढ़ा दें किसी कैदी को, या कोई क्रिकेट वगैरह भी, क्रिकेट वगैरह खेलनी सिखा दें। अब देखें ये दोनों, देखिए मुझे तो बड़ा सदमा हुआ है, दुख हुआ है, कोई खुशी की बात नहीं है जब किसी को कैद की सज़ा हो। सर ऐसा ही है। अब एक ज़माने में तो ये था कि एक ही मुकदमे के जो मुलजिम होते थे या मुजरिम होते थे उनको एक ही जगह रखा जाता था। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमें भी भुट्टो साहब के दौर में गिरफ्तार किया गया और मुकदमा भी चलाया गया, सजा दी फौजी अदालत ने।
तो हम जितने भी कैदी थे हमें एक ही बैरक में रखा गया। अच्छा। और इसी तरीके से एयर मार्शल असगर खान साहब के साथ फिर बाद में गिरफ्तारी हुई, तो वहाँ भी हम इकट्ठे रहे एक बैरक में। अच्छा। और हम जब किताबों में पढ़ते हैं जमात इस्लामी के रहनुमा पकड़े गए, वो भी अक्सर इकट्ठे रहे। और मौलाना मौदूदी ने तो फिर देखिए अपनी तफसीर जो है उसका भी एक बड़ा हिस्सा वहाँ मुकम्मल किया जेल में, तो लिखने पढ़ने की सहूलत भी दी जाती थी और इकट्ठा भी रखा जाता था। अब जो वक्त गुजरा है तो हमें हमारे यहाँ एक यानी केयरलेसनेस कह लीजिए ज़्यादा आई है। अच्छा। और अब नवाज शरीफ साहब को और मरियम को एक वक्त में गिरफ्तार किया गया। जी हाँ। और वो तो उनको सामने ही किया गया था। दोनों जेल में, एक ही जेल में थे, लेकिन एक ही मुकदमे में थे, लेकिन उनको इकट्ठा नहीं रखा गया। जाहिर है सर। मरियम अलग रहती थी। जी हाँ। और नवाज शरीफ साहब अलग रहते थे। इसमें भी ऐसा ही होगा। और हफ्ते में कोई एक दिन मुलाकात की इजाजत थी। तो हम तो उस वक्त भी कहते थे कि ये नामुनासिब बात है, बाप और बेटी को एक ही मुकदमे के मुल्ज़म हैं, उनको इकट्ठा रखना चाहिए। तो मगर लेकिन बैरक सर खवातीन वो अलग भी तो होती है ना। मगर बाप और बेटी और इसी तरीके से इस तरह का शौहर और बीवी, यानी आप उनको, मैं समझता हूँ कि मुनासिब बात ये होगी कि उनको इकट्ठा रखें। अच्छा। ताकि एक ही मुकदमे में उनको सजा हुई है, ताकि वो इकट्ठे रहें। आपके कैद का मतलब ये तो नहीं होता कि आपने यानी किसी शख्स को आपने यानी जिच करना है या अकूबत में मुब्तला करना, बहुत सेपरेट करना है सोसाइटी से बाहर। नहीं हो सही है। अच्छा तो सर, अब देखिए एक मैं समझता हूँ हुस्न सलूक का तकाजा तो ये है कि दोनों को इकट्ठा रखा जाए। अच्छा। अब हमारी जो यानी बुशरा बीबी हैं वो मौजूद नहीं थी उस वक्त जी सर, जब सजा सुनाई गई। जी हाँ। लेकिन बाद में वो जेल पहुंची हैं और बजाय इसके कि पुलिस उनकी तलाश में जाए, गिरफ्तारी देने वो पुलिस की तलाश में निकली हैं। एग्जैक्टली। जेल पहुंची हैं, उन्होंने गिरफ्तारी दी है। और रिजवान काजी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है जो इसको कवर कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। रिजवान साहब, तो फिर अब क्या मंजर है इस वक्त? यानी बुशरा बीबी जो है वो गिरफ्तार हो चुकी और उनको अलग अलग बैरक में रखा गया है। जी, जो जेल रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाल दिया, उनकी बायोमेट्रिक भी हो गई है, जिसके बाद उन्हें बैरक में भेज दिया गया है। लेकिन किसी जिम्मेदार जराए ने अभी तक ऐसी कोई तस्दीक नहीं की। और बाकी जो जेल के जराए हैं वो यही बता रहे हैं कि उनकी तस्दीक आपने बायोमेट्रिक वगैरह हो गई है। जब सजा सुनाई गई तो आप वहाँ मौके पर मौजूद थे? मौके पर उस वक्त मौजूद था। और आप बताएं कि जो 342 का बयान था वो इमरान खान साहब का नहीं लिया गया, हाजिरी के लिए बुलाया और हाजिरी नहीं, मतलब उन्होंने कहा जी मैंने तो हाजिरी के लिए बुलाया है, तो उन्होंने बयान 342 का नहीं लिया गया या उन्होंने दिया नहीं? जिस वक्त समाज शुरू हुई तो उस वक्त बानी पीटीआई जो है वो अदालत में मौजूद नहीं थे। अदालत में डिप्टी सुप्रीटेंडेंट वहाँ पे मौजूद थे अकरम साहब, जिनसे अदालत ने कहा कि इमरान खान को बुलाया जाए। और वो फिर बानी पीटीआई को लेके अदालत में आए तो यहाँ पर अदालत ने उनसे हाजिरी लगवाई और अदालत ने इस्तफसार किया कि आपका 342 का जो बयान है वो दे दें। तो इससे उन्होंने बताया कि वो तो मैं कमरे में रखा हूँ, मुझे तो कहा गया था कि सिर्फ हाजिरी में लगाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो इसके जज साहब ने उन्हें कहा कि आप फौरी तौर पे जाएं और अपना बयान वहाँ से उठा के लाएं। और एक डिप्टी सुप्रीटेंडेंट को साथ उन्होंने भेजा कि जाके इनसे बयान जो है इस कमरे से उठाएंगे और इनको वापस लेके आए। और वापसी पे कुछ देर बाद जो है वो डिप्टी सुप्रीटेंडेंट साहब अकेले ही अदालत में आए। तो अदालत ने जब उनसे इस्तफसार किया कि वो बानी पीटीआई जो है वो कहाँ पे हैं, तो डिप्टी सुप्रीटेंडेंट ने अदालत को बताया कि वो नहीं आए और उन्होंने कहा है कि मैं वकला मेरे आएंगे तो उसके बाद ही मैं जो है वो कमरा अदालत में आऊँगा और वकला की जो है मैंने लिखा है और उनकी मुशावरत से जो है वो उसमें बाद में जमा करवाऊंगा। अच्छा, अब आप ये बताएं मुझे कि बुशरा बीबी जो हैं वो तो गैर हाजिर थी आज या तशरीफ नहीं लाई थी, तो उनका बयान भी तो होना चाहिए था ना 342 का। कल बुशरा बीबी का बयान जो है वो कल उन्होंने ले लिया था। अच्छा, कल शाम को जिस वक्त समाअत खत्म हुई उस वक्त बुशरा बीबी का बयान कंप्लीट हो गया था। तो उन्होंने क्या कहा था अपने बयान में?
उन्होंने तहरीरी बयान वहाँ पे जमा करवाया था, जिसमें अभी तक फैसला जो है वो तहरीरी सामने नहीं आया कि मालूम हो कि क्या तफसील उन्होंने जमा करवाई है। 25 सवाल थे उस सवालनामे में जो उन्होंने वहाँ पे तहरीरी जमा करवाए हैं। मगर आप ये बताएं कि पीटीआई के वकला कह रहे हैं कि बुशरा बीबी जो है उनको खामखा मुलव्वस कर लिया गया, यानी अगर इल्ज़ाम तो कोई था तो वज़ीर आज़म पर था, बुशरा बीबी के पास तो कोई इख्तियार नहीं था, वो वज़ीर आज़म तो नहीं थी, तो फिर उन्होंने तो जो भी इक़दाम किया वो वज़ीर आज़म के ज़रिए किया होगा या वज़ीर आज़म ने उनके बिहाफ पे किया होगा, तो फिर उनको सज़ा क्यों दी गई? कैसे आप समझते? क्या यही बात जो है कल बानी पीटीआई ने रोस्टम पर अदालत के जज को मुखातिब करके भी कहा था कि उन्होंने कहा मैं वज़ीर आज़म था, मैंने जो किया जो मुझे सजा दें, बुशरा बीबी का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, वो मेरी बीवी और उसको नहीं मालूम कि ये क्या है, और जो कुछ जितनी भी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर डाल दें, ठीक, और इसको बुशरा बीबी को इससे निकालें। तो लेकिन ये जो केस है इसमें जो एक इनके साथ वो शामिल थी, जो हार है वो और ब्रेसलेट जो है उसका ये केस था, और इसमें ये जो है ख्वातीन के इस्तेमाल वाली चीजें हैं, तो ये बुशरा बीबी के इस्तेमाल में होंगी, जिसकी वजह से इनको शामिल किया गया। नहीं तो अदालत ने फैसले में क्या लिखा है? अदालत ने अभी तो तहरीरी फैसला नहीं आया, और वहाँ पे जो उन्होंने फैसला अदालत ने सुनाया है, अदालत ने दोनों को 14 साल कैद की सजा सुनाई है, और दोनों पे 787 मिलियन रुपए का जुर्माना है, और दोनों को जो है उन पे इक्वल जुर्माना, ये यानी अलग अलग जुर्माना देना पड़ेगा उनको, दोनों को ये इतनी अमाउंट देनी पड़ेगी। अब ये बताइए कि यानी अभी फैसला सामने नहीं आया, लेकिन अब बुशरा बीबी जो हैं उनको सजा क्यों दी गई? अब ये सवाल एक ऐसा है जिसका जवाब हमें लेना पड़ेगा और अदालत के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। प्रोसिक्यूशन क्या कहती है, क्यों, उनका जुर्म क्या था? ये प्रोसिक्यूशन कहती है, वो कहते हैं कि ये बुशरा बीबी इसमें बराबर की मुलव्वस हैं, क्योंकि ये ख्वातीन के इस्तेमाल की चीजें हैं, तो ये बुशरा बीबी के इस्तेमाल में, और वज़ीर आज़म की एहलिया होने की हैसियत से उनको गिफ्ट मिला था, और जो सऊदी हुकूमत ने वलीअहद ने जो दिया था वो इनकी एहलिया की, वज़ीर आज़म की एहलिया होने की हैसियत से इनको दिया था, और इसलिए ये जो है रेफरेंस में नहीं। मगर आप ये बताएं मुझे, अब ये कानूनी मामलात हैं, जाहिर है आप भी वकील नहीं हैं, लेकिन एक शख्स जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, उसको अगर कोई तोहफा देता है और वो तोहफा जो है, क्या उस पर भी वही तलाक होगा जो पब्लिक ऑफिस होल्डर पर होता है? जी इसमें बारे में तो मैं हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकता, पर ये है कि वो बतौर वज़ीर आज़म की एहलिया के थी, और वज़ीर आज़म जो है वो अवाम की तरफ से मुंतखब किया जाता है। दुरुस्त है, तो इसके हवाले से जाहिर है कि वज़ीर आज़म। अच्छा, अब इसके अंदर जो बुनियादी इल्ज़ाम ये हुआ कि आपने तोशा खाना से जो तोहफे हासिल किए उनकी पेमेंट नहीं की, पेमेंट पहले उनको बेच दिया, फिर उसके बाद अदायगी की, और कम कीमत, एक बात, और उनकी कीमत का तयन जो है वो भी कम कराया, और इस लिहाज से पैसे भी कम दिए। ये दो इल्जामात हैं। जी उसमें मैन मर्जी जो इल्जाम है वो तो यही है जो इन्होंने असेसमेंट लगवाई है वो आम मार्केट की वैल्यू जो है उससे बहुत कम है। जो असेसमेंट है, असेसमेंट लगवाई थी उसके हिसाब से इन्होंने एक कीमत कम लगाई गई, और उसके बाद उसकी अदायगी भी जो है वो बाद में हुई, बेचा पहले और बाद में अदायगी हुई। ये तो उसमें क्लियर नहीं है ऐसा, और बस यही है कि उन्होंने जो अदायगी की असेसमेंट लगवाई है, असेसमेंट उन्होंने कम लगवाई है, उस हिसाब से पैसे भी जो सरकारी खजाने में जमा हुए हैं वो कम है, और इससे सरकारी खजाने को जो है वो नुकसान हुआ है। ठीक है, चलिए। और जो बाद में बनाते वक्त दुबई की कंपनी से असेसमेंट लगवाई गई थी, वो नैब की रिपोर्ट भी आई थी, गुना ज्यादा है, वो 1573 मिलियन बनती है। वो नैब वालों ने लगवाई जो बाद में असेसमेंट है जी, जो इंक्वायरी के दौरान नैब की तरफ से लगवाई गई। बहरहाल अब जो वकला सफाई थे वो मुकदमा लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं थे, या उनके साथ यानी उनको मौका नहीं दिया गया? आपका क्या तासुर है? इसमें अदालत ने जो 29 तारीख को इनका वकला सफाई का हक जरा खत्म किया था उसका तहरीरी आर्डर भी जारी किया है,
और उसमें अदालत का ये कहना है कि जो 9 जनवरी को सरदार लतीफ खोसा में पैरवी के लिए पावर ऑफ अटार्नी जमा करवाया और जो कुछ समातों में पेश हुए, और 11 जनवरी को जान मोहम्मद खान, इंतजार पंजो था, खुशहाल खान, जियाउर रहमान और नईम हैदर ने भी पावर ऑफ अटार्नी पेश कर दिया। रेफरेंस में 25 जनवरी को जब इसकी समात हुई तो उसमें सिकंदर जुल्करनैन जो एक सीनियर वकील है, उन्होंने भी अपना पावर ऑफ अटार्नी पेश कर दिया। जबकि 25 जनवरी को बानी पीटीआई के वकील जो हैं उस्मान रियाज गिल, उन्होंने तैयारी न होने की वजह से गुहान पर जरा न की और समात मुलतवी करने की इस्तदा की। और अदालत ने उस हुक्म में यह भी कहा है कि इस्तिगासा के गवाह गुज़श्ता 5-6 समातों से अदालत में पेश हो रहे हैं, लेकिन वकला सफाई मुख्तलिफ हैलू बहानों से जरा नहीं कर रहे और मुल्ज़मान के वकला जो है मुसलसल ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और मुल्ज़मान का ये तर्जमल जो है ये दानिस्ता तौर पर है। और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मुकदमे की जो कार्रवाई है उसको तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए और मुल्ज़मान जो है वो रेफरेंस में इल्तवा के लिए बार बार अपने वकला को तब्दील करके ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि गवाह जो है वो कई घंटे जेल में इंतजार करते रहते हैं। अच्छा। और अदालत का ये भी कहना है कि वकला सफाई ने 24 और 25 जनवरी को अदालत हाजिर भी नहीं हुए। तो जिरा जितनी कर ली वो तो सरकारी वकीलों ने की ना, फिर बिल्कुल वो सरकारी वकील मुकर्रर हुए वकला सफाई से। देखिए ये जो वकील सर शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान काजी साहब। अब कई वकील मुकर्रर हो गए एक मुकदमे में। वो जो मुहावरा है ना कि बहुत सारे बावर्ची जो है ना वो हंडिया जला देते हैं, लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हुआ अब वो सारा रिकॉर्ड पर है और एक एक लफ्ज जो है वो लिखा हुआ है। उनको अपील का हक होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील होगी। नुक्ता उठाया ना शायद, वो कोशिश हम करते हैं किसी कानूनी अपील होगी और फिर उसके बाद जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। क्योंकि बुनियादी बात यह है कि बुशरा बीबी जो है उनका तो हुक्म नहीं चलता था ना, वो तो वज़ीर आज़म नहीं थी, तो उनको भी अगर किसी ने तोहफा दिया है या तोहफा असेस करवाया गया है या उसकी कीमत अदा की गई है तो जाहिर है उनके शौहर ने अदा की है। तो अब उस शौहर का जो मामला है उसमें बीवी जो है वो कैसे यानी मुजरम साबित हो गई, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है। खयानत जुर्म नहीं, जिस पर अभी बहस होगी, मेरा ख्याल मुस्तकबिल जो है उसमें मुकदमे का इस पर इंसार होगा, ये बड़ा एक अहम बात है। लेकिन देखिए अब जो कुछ भी हुआ, ये तोशा खाने का जो मामला है। सर इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, जो है ना वो वहाँ उठा सकते हैं जी। वालेकुम सलाम। इरफान साहब, ये जो मुकदमा है तोशा खाने का, इसमें जो सजा हुई है बुशरा बीबी को, वो तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, ना कुव्वत फैसला उनके पास थी, और वो तो उनके शौहर जो थे फैसले करते थे, तो फिर उनको सजा क्यों हुई? देखें वहां पे जो सेक्शन 9 है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का, उसमें लिखा हुआ है होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस और एनी अदर पर्सन। अच्छा, तो साथ एनी अदर पर्सन का लफ्ज है, और वो जब कोई पर्सन होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस के साथ मिलके कोई ऑफेंस करता है तो ना सिर्फ कि उसमें होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस जो है वो मुर्द इल्जाम ठहराया जा सकता है करप्शन का, बल्कि वो पर्सन जो कि होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस के साथ मिला होता है वो भी फिर उसमें उतना ही कसूरवार होता है और उसको भी वही सजा हो सकती है। मगर इरफान साहब, जो हमारे यहाँ आमतौर पर जो बीवियाँ होती हैं वो इस तरह के मामलात में तो शौहर ही फैसले करते हैं, बीवियाँ बेचारी तो उनको तो पता ही नहीं होता कुछ इस तरह की सूरत हाल का। ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि अगर तो वाकई वो एक बेगम जो है उनको शौहर के मामलात का कुछ पता नहीं है और वो बिल्कुल उनसे बेनियाज हैं, बिल्कुल अलग हैं, तो आप सही कहते हैं कि फिर तो उनको तो मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इस केस का चूंकि अभी तक फैसला हमारे सामने नहीं आया, उस फैसले में क्या ऐसे शवाहिद आए हैं जहाँ पे कि बुशरा बीबी का जो रोल है उसको भी उन्होंने सामने रखते हुए ये सजा दी है, तो डेफिनेटली बुशरा बीबी जो हमने इससे पहले जो कुछ भी जो हकायक मंजरे आम पे आए हैं उनसे तो पता चल रहा था कि बुशरा बीबी भी ये तोहफे जो थी इसको बेचने में, इसकी कीमत लगवाने में एक बहुत अहम रोल प्ले कर रही थी। और फिर वो जो तोशा खाना में जब इसकी कीमत दाखिल की गई तो असल कीमत सुना है ज्यादा थी, लेकिन तोशा खाना में कम कीमत जाहिर करके
तो उस पे जो तोशाखाना में सरकार की मद में जो पैसे जमा कराने थे वो भी कम कराए गए। तो वो तो सारा बज़ाहिर लग रहा है कि बुशरा बीबी का एक रोल था, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जब तक फैसला हमारे सामने ना आ जाए तब तक कुछ भी मेरा कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। इरफान साहब ये बताएं कि मेरा ख्याल पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी वजीर आजम की बीवी को सजा मिली है जी, और सजा भी यानी ऐसी मिली है जैसे वो खुद वजीर आजम हो, यानी वजीर आजम के हम पल्ला सजा मिली है। तो आप इसकी देखें, अब आप बड़ा सही कह रहे हैं, मेरा अपनी राय यही थी। मेरे सामने जब इस तरह के केसेस आते थे जहां खावंद के साथ बीवी को भी सजा देने की कोशिश की जाती थी और मैं पाकिस्तान का प्रोसिक्यूटर जनरल था, तो मैं हमेशा बीवी के मामले में मैं बहुत ख्याल रखता था कि बीवी को खामखा रोपन ना किया जाए, खास तौर पे कि अगर बीवी का एक्टिव रोल नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में बुशरा बीबी जो है वो तो अपेरेंटली खान साहब की हुकूमत के दौरान ये आम मशहूर था कि इवन पंजाब हुकूमत जो है बुजदार साहब की और फराह गोगी और उनके बारे में जो भी फैक्ट सामने आए हैं और पोस्टिंग्स और ट्रांसफर के बारे में भी उनका खासा अमल दखल था। और ये जो तोशाखाना के तोहफे थे इसमें भी इसकी कीमत लगवाना और ये सारी चीजें करना, बुशरा बीबी काफी एक्टिव थी। गो के वो एक बज़ाहिर पर्दा नशीन नजर आती थी, उनका एक रूहानी एक तारुफ था कि जी वो एक रूहानी शख्सियत है, लेकिन उसके बावजूद अफसोस इस बात का है कि वो इतनी रूहानियत को की झलक दिखाते हुए भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की जो कि अनफॉर्चुनेटली करप्शन के जुमरे में आती हैं। इस वजह से उनको इससे बरीउस दिमाग इतनी आसानी से नहीं आप करार दे सकते। इरफान साहब ये बताइए कि ये जो इसकी टाइमिंग है उसके बारे में सवाल हो रहा है और इतनी जल्दी जो मुकदमे को समेटा गया, अगर ज़रा सुकून से सुन लिया जाता और वो यानी थोड़ी सी अदालत 2-4 दिन और ले लेती तो इसमें क्या मज़ायका था? मेरी बिल्कुल यही राय थी कल के मुकदमे के बारे में, साइफर वाले के बारे में। उसमें बहुत तेजी भी दिखाई गई और उसमें देर तक रात को बैठे भी रहे और वो जिस तरीके से वो पाया तकमील को पहुंचा और जो टाइमिंग थी उसकी, ऑब्वियसली वो इलेक्शन से पहले, उसमें मैंने कहा था कल के इंसाफ होता हुआ मुझे नजर नहीं आया। लेकिन इस केस में तो ऑलरेडी मुझे पता है कि एक तो इससे पहले भी ये मामला आ चुका था तोशाखाना का और इनको 3 साल सजा हुई है। उसके बाद नैब ने इसको टेकअप कर लिया और नैब का एक अपना कानून है। गो के पाकिस्तान के आइन में ये आर्टिकल है कि किसी को भी आप 2 दफा प्रोसिक्यूट या 2 दफा पनिशमेंट नहीं दे सकते सेम ऑफेंस पर। यहाँ पे ये भी इशू अराइज होगा कि क्या सेम ऑफेंस पे ये खान साहब को दूसरी दफा सजा दी गई है, और दूसरा कहा जाता है कि नहीं वो जो ऑफेंस है वो जनरल लॉ में थी, ये ऑफेंस जो है ये स्पेसिफिक नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में है, दोनों की सजाएं मुख्तलिफ हैं। कहा जा सकता है कि ये सेम ऑफेंस नहीं है, लेकिन चूंकि फैक्ट सेम है और फैक्ट सेम पे 2 प्रोसिक्यूशन हो गई हैं तो ये सारा भी एक किस्म का केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन बनता है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं इस पे भी अब बहस होगी जब मामला अपील में जाएगा और जब मामला सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा। एक ही जो मुकदमा है, एक मुकदमा तो था ना जो इलेक्शन कमीशन ने भेजा था फौजदारी अदालत में, एग्जैक्टली, और एक मुकदमा वो जो नैब ने बना दिया, एक नैब ने बना दिया। ये तो बड़ा एक अहम नुक्ता है जी कि एक ही मुकदमे में 2 कार्रवाइयां हो सकती हैं या नहीं। तो इरफान साहब इस तरह के लूप होल्स जो हैं जब वो रह जाते हैं तो उसका तो फायदा पहुंचता है ना फिर मुल्जम को। नहीं, इसमें एक और भी चीज है कि नैब का जो कानून है उसमें लिखा हुआ है कि इस कानून का इतलाक सारे कानूनों पे और दूसरे कानून पे फौकियत होगी नैब के कानून। दुरुस्त है। तो अगर एक शख्स नैब के कानून के तहत भी ट्राई हो सकता है और दूसरे कानून के तहत भी ट्राई हो सकता है, तो फिर बेहतर है कि आप उसको नैब के कानून के नीचे ट्राई करें। नहीं तो फिर होना तो ये चाहिए ना, के नीचे जो ट्राई किया, दूसरे कानून के नीचे जो कन्विक्शन हुई वो करना नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ पे दूसरे कानून के नीचे चूंकि पहले कन्विक्शन हो गई और वो सेंटेंस भी हाईकोर्ट इस्लामाबाद ने गालिबन सस्पेंड की। ये मेरे इंप्रेशन में अब इतने फैक्ट्स तेजी से गुजर रहे हैं, इवेंट्स इतनी तेजी से चल रहे हैं कि अब मेरी भी याददाश्त मेरा साथ अपनी दे। इरफान साहब बात यह है कि जब आप एक ऑफेंस में एक कार्रवाई हो रही होती है तो फिर आप नैब की दूसरी कार्रवाई शुरू कर दे उसी ऑफेंस में, तो ये तो पहले सोचना
ये भी पॉइंट जो है ये पता नहीं इनके तो ये तो मरे को मारे शाह मुदार वाली बात है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये पॉइंट अब इनके वकीला ने उठाया है नहीं उठाया, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पीछे वकीला को ये सवाल उठाना चाहिए था दौरान समाअत। जी हाँ, नहीं आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ के केस में ये किसी ने ये सवाल नहीं उठाया। पहली दफा मैंने मरियम बीबी के केस में उठाया। मैंने कहा कि आपने एसेट बियॉन्ड नोन सोर्स के केस में 3 रेफरेंस कायम कर दिए हैं। और शामी साहब आपको याद होगा आपके प्रोग्राम की वसातत से भी मैंने ये बात की थी कि 3 रेफरेंस एसेट बियॉन्ड नोन सोर्स के आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि आपके एसेट 3 हो, 10 हो, 20 हो, 100 रेफरेंस एक बनेगा, ऑफेंस एक बनेगा कानून में। बिल्कुल ठीक। तो ये सारी बातें जो है ये भी जाके तो पहली दफा उस वक्त मुझे याद है कि मैंने ये की, वकीला जो है उन्होंने बहुत सारों ने नहीं की, पता नहीं क्यों नहीं की, ये आप उनसे पूछें कि उन्होंने क्यों नहीं की। इरफान साहब ये बताइए कि अब जो अपील जाएगी तो वो फौरी तौर पर समाअत होगी उसकी या बारी पर समाअत होगी? मैं समझता हूँ ये पहली हियरिंग होती है ना, सस्पेंशन जो मूव की जाती है उसकी तो फौरी समाअत होनी चाहिए। ठीक। उसकी समाअत जल्दी होती है और उसके बाद जब सस्पेंशन पे फैसला आ जाता है तो फिर अपनी रूटीन के मुताबिक फिर बारी आती है। सजा मुअत्तल हो सकती है इब्तदाई समाअत में? हाँ, इब्तदाई समाअत में ये फैसला कर सकते हैं कि सजा की मुअत्तली होनी है कि नहीं होनी। ठीक। जब वो फैसला हो जाता है मुअत्तली होने का या ना होने का, तो उसके बाद फिर मामला जो है वो अपील की फाइनल डिसीजन पे जाता है। उसमें अक्सर मैंने देखा है 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं। मगर अगर सजा मुअत्तल हो जाए तो इसका मतलब है फिर जमानत पर रिहाई हो जाएगी? हाँ, फिर जमानत पे रिहाई हो जाएगी। और जब मुअत्तली होती है तो वो ऑर्डर इतना मुकम्मल लिखा जाता है कि वो फिर न सिर्फ के मुअत्तल होती है बल्कि इवेंचुअली वो एक्विटल भी हो जाता है। और जो ख्वातीन है उनकी जमानत के हवाले से तो काफी लीनियंट व्यू लेती हैं हमारी अदालतें। लेना भी चाहिए, क्योंकि अगर ख्वातीन का एक्टिव रोल नहीं है तो बड़ा जुल्म है कि खावंद जो कि ऑर्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है और वो एक पर्दानशीन लेडी को खामखा फंसा दे या उसके नाम पे गिफ्ट लगा दे, तो उसमें औरत का तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन अगर औरत एक्टिवली इन्वॉल्व है सारे मामलात में तो और उसके फैक्ट्स जो है सामने आते हैं, उसका एविडेंस सामने आता है, तो फिर उस औरत की भी कन्विक्शन हो सकती है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब। सर एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। कल जैसे कि हमने देखा था कि साइफर केस में जब सज़ा हुई थी माननीय चेयरमैन को, तो उस वक्त उन्होंने एक बात की थी, एक जो है वो जुमला अदा किया और उन्होंने कहा कि बयान में कहा था, बयान हाँ कि जी अदालत में, हाँ जी, कि उन्होंने कहा 342 का जो बयान है, एग्जैक्टली, उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश में जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू शामिल थे और हुसैन हक्कानी साहब ने जनरल बाजवा के कहने पर लॉबिंग की, उनके खिलाफ लॉबिंग की। हुसैन हक्कानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुसैन हक्कानी साहब, आपके बारे में तो मालूम हुआ कि आपने वहाँ इमरान खान साहब के बारे में लॉबिंग की और फिर जनाब उनका तख्ता उलट दिया वहाँ बैठ के। जी जी बिल्कुल शामी साहब, इमरान खान साहब ने तो आपको अदालत में बयान देते हुए अपना मुल्ज़िम करार दे दिया। नहीं, मुल्जिम तो खैर वो उस वक्त बनता जब कोई उसमें हकीकत होती और उसका कोई सबूत उनके पास होता। वो तो सिर्फ बयान देते हैं, बदकिस्मती से अपना मुकदमा भी ठीक करा उन्होंने नहीं लड़ा। पहली बात तो ये कि मुझे उनके साथ सख्त हमदर्दी है और इस वजह से हमदर्दी है कि आपको पता है पिछले 25-30 साल से मेरा ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में जमहूरियत को चलने देना चाहिए, इंतखाबात होने चाहिए और जो भी इंतखाब जीते उसको हुकूमत बनाकर मुल्क चलाने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन मुल्क में ये हुआ नहीं और ना हो रहा है। और इमरान खान साहब क्योंकि इस वक्त लोगों को ज़्यादा मकबूल महसूस हो रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा बड़ा निशाना है। इससे पहले नवाज शरीफ साहब निशाना थे, उससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो निशाना थी। तो एक तरफ तो ये उस बात का तसलसल है, तो मुझे उनके साथ हमदर्दी है। मगर जो दूसरी बात है वो ये कि मुझे इस पर उनसे और ज़्यादा हमदर्दी है कि वो अब भी हक़ाइक़ का सामना नहीं कर पा रहे और झूठी कहानियों पर गुजारा कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका की आबादी है कुछ 36-37 करोड़, पाकिस्तान की आबादी है कुछ 24 करोड़। इतने सारे लोग हैं और उनको सिर्फ लगता है कि एक हुसैन हक्कानी के कहने से जो बाइडन उनके खिलाफ हो जाएगा और डोनाल्ड लू जो है वो साजिश कर देगा, पहली बात। दूसरी उनकी थ्योरी में कमजोरी यह है कि मैं तो पाकिस्तानी फौज के सियासी किरदार पर हमेशा खुल के तनकीद करता आया हूँ, उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मैंने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है। तो फिर ये कहाँ से आ गया
कि जनरल बाजवा के साथ मेरा कोई ताल्लुक पैदा हो गया। तीसरी बात यह है, ये तो आपकी सलाहियतों का एतराफ है। नहीं, वो सलाहियतों का एतराफ, ट्रिब्यूट पेश किया उन्होंने आपको। मेरी ख्वाहिश है और करें, अल्लाह करे जोरे बयां और ज्यादा। लेकिन भाई सलाहियत का एतराफ करते हुए दूसरे को कोई देवमालाई किरदार तो नहीं बना देना चाहिए। उसमें मसला यह है कि जनरल बाजवा, यानी उनका अगर फलसफा मान लिया जाए तो जनरल बाजवा उन्हें हटाना चाहते थे, मगर जनरल बाजवा उन्हें हटा नहीं सकते थे जब तक वो अमेरिका की आशीर्वाद न ले लें। और अमेरिका की आशीर्वाद लेने के लिए जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी से कहा, हुसैन हक्कानी ने पता नहीं डोनाल्ड से कहा, बाइडन से, किससे कहा। अच्छा, ये सारा कुछ हो रहा था तो इसका कोई सबूत, कोई कहानी, एक छोटी सी चीज उन्होंने किसी बच्चे की ट्वीट्स के ऊपर पकड़ ली है कि एक साहब थे जिनको इन्हीं की पार्टी के इफ्तिखार दुरानी साहब ने हायर किया था लॉबिंग के लिए, इनकी पार्टी की लॉबिंग के लिए। अब ये इनकी नाहली की दलील है कि इनकी अपनी पार्टी का आदमी एक आदमी को हायर कर, उस आदमी का मेरे साथ एक रिसर्च का कॉन्ट्रैक्ट था जिसका कोई ताल्लुक लॉबिंग वगैरह से नहीं। अमेरिका में रिसर्च अलग मैदान है, लॉबिंग अलग है, और हर लॉबिस्ट को अपना हर लॉबिंग का काम जो है उसकी फॉर्म भर के जमा कराना पड़ता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में। उसने क्योंकि मुझे अदायगी की थी रिसर्च के लिए, तो उसने जब अपने हिसाबात जमा कराए उसके अंदर उसने लिखा कि साल के अंदर मैंने किस किस को पेमेंट किया। उन्होंने कहा जी इनको भी पेमेंट की। कहीं उसमें ये नहीं लिखा कि ये जनरल बाजवा से पैसे आए थे, कहीं ये नहीं है कि ये लॉबिंग हुई। अच्छा, खान साहब से गलती हो गई कि वो 30,000 का फिगर उनके पास पहले होता था, वहां से बदलते बदलते मेरा ख्याल है जेन के दिनों में उन्होंने उसको बढ़ा के 35-37 कर दिया है। इंशाल्लाह अगली कभी कोई पेशी हुई तो मेरा ख्याल है उसमें 40-50 कर देंगे। मेरी उनसे दरखास्त ये है कि जितने पैसे वो बढ़ाते जा रहे हैं मेरे खाते में उतने भेजना भी शुरू कर दें। तो शाखाने की तो आपकी मुलाकातें जब बाजवा साहब से तो रही ना, राब्ते तो आपके थे? कोई नहीं हुई जनरल बाजवा के साथ, कतन नहीं हुई। एक मुलाकात जरूर है जिसका इल्म है मुझको क्योंकि मेरी हुई है, लेकिन इसके अलावा, और वो भी उसका कोई पाकिस्तान के अंदरूनी मुल्क की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। आपको पता है कि जनरल बाजवा बहुत सारे बैनुल-अक़वामी प्रोग्रामों में भी शरीक हुआ करते थे और मैं भी बहुत सारे ऐसे मौकों के ऊपर जाता हूँ। कुल एक मुलाकात मेरी उनसे हुई और उसमें भी मैंने उनसे हमेशा, दिलचस्प बात यह कि उसमें भी मैंने उनसे यही कहा कि आपका इंतखाब 2018 वाला गलत था और मेरा यह ख्याल है कि आइंदा भी सियासत से दूर रहना ही पाकिस्तानी फौज के लिए बेहतर है। अब आपका मशवरा क्या है खान साहब को? खान साहब को मेरा वही मशवरा है जो इससे पहले, अगर आपको याद हो तो मैं बहुत अरसा पहले मियां नवाज शरीफ को दे चुका और उससे पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को, और वो ये है कि अगर पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करना है तो सियासी कुव्वतों को बैठकर अपने लिए कवायद और ज़वाबित मुरत्तब करना होंगे। जब तक सियासी कुव्वतें मयस्सर रहेंगी गैर सियासी कुव्वतों को मुदाखलत के लिए, तो सियासी कुव्वतें कभी मजबूत नहीं हो सकेंगी और गैर सियासी कुव्वतों का हाथ ही मजबूत रहेगा। वो मफाहिमत करें, माजरत करें उन लोगों के साथ जिनके साथ उन्होंने माजी में ज़्यादती की है, और अपना ये तसव्वुर खत्म करें कि मैं फरिश्ता हूं और मेरे सारे हरीफ और मुखालिफ जो हैं वो या गद्दार हैं या चुप। ठीक है हक्कानी साहब, सियासत जो है, अच्छा ये बताइए कि सियासत जो है वो बातचीत का नाम है। आप वापस कब आ रहे हैं? बातचीत का नाम, आप आए ना, ये मशवरा दें बराह रास्त आके यहाँ। सर कम्युनिकेशन का मैं तो मशवरे दे दे के थक गया, 4 किताबें लिख दी, इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है। और वहां आने का मामला इस साल बहुत कम है सर। इस साल अमेरिका में भी इलेक्शन है। अगर वो उनकी थ्योरी सही मान ली जाए खान साहब की कि जी उस वक्त साजिश हुई, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसको अपनी कैंपेन का हिस्सा बना रहे हैं कि दी जो है ना हमारे मुखालिफिन ने पाकिस्तान में साजिश की थी, इनको वोट ना दो? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक आध दफा इमरान खान साहब का वैसे ही जिक्र किया कि मैं उनसे मिला था तो मुझे अपनी और उनकी तबीयत में बहुत यकसानियत महसूस हुई। ये भी वैसे खान साहब को समझाना चाहिए कि ये कैसे हो गया कि हुसैन हक्कानी के बगैर डोनाल्ड ट्रंप से तो वो मिल लिए और बाइडन से बेचारे हुसैन हक्कानी की वजह से उनके ताल्लुकात खराब हो गए। नहीं, अमेरिका में कोई इशू नहीं है। अमेरिका में इस वक्त पाकिस्तान के मामले में अफगानिस्तान से निकलने के बाद राय यह है कि पाकिस्तान अपने मामलात खुद डील करे। शामी साहब कहते हैं कि मुझ जैसा भी आए पाकिस्तान में और मामलात को दुरुस्त करे, लेकिन मेरा कहना यह कि अभी तो नवाज शरीफ साहब आए हैं, फिलहाल उन्हीं को मौका दे दें, उन्हीं को आजमा लें, ठीक है, उसके बाद देख लेंगे। हमारे पास भी वक्त। आपकी दुआएं नवाज शरीफ साहब के साथ हैं? मेरी दुआएं सबके साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। और नवाज शरीफ साहब जो हैं इस वक्त क्योंकि अच्छी नियत और अच्छे इरादों के साथ आए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, उन सबको वो जो माजी में उनके साथ ज्यादती हुई है उनके इजाले का मौका मिल सकता है,
मगर इस बार उनको कोई नई जातियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की ये गाड़ी जो है ये उस वक्त तक नहीं चल सकेगी जब तक हर आने वाला पटरी के ऊपर कोई ना कोई रुकावट खड़ी करने की आदत खत्म ना करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हक्कानी साहब, सबके लिए दुआएं सर, क्योंकि वो सबके साथ रह भी चुके हैं ना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म होता है, आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।